औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है प्रमोशन पॉलिसी। जिस तरह 20 प्लस पॉलिसीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी और अडॉप्ट की गई, गेपको ने अडॉप्ट की, तो सारी कंपनीज़ ने नहीं अडॉप्ट की। अभी ये प्रमोशन पॉलिसी जो है ये लेस्को में प्रॉपर्ली अडॉप्ट आई थिंक नहीं है, नॉट श्योर। लेकिन ये जो नई पॉलिसी आई है जो गेपको ने अडॉप्ट की है, तो इसको देखते हैं कि पहले वाली पॉलिसी और इसमें फ़र्क क्या है। चंद चंद ही डिफरेंसेस हैं। एक तो कुछ पहले बात करते हैं कि इसकी पॉज़िटिव साइड कौन-सी है। पॉज़िटिव साइड ये है कि पहले जब भी कोई प्रमोशन किसी की होने लगती थी, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड जो काउंट होता था, उसका आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि थ्रेशोल्ड कैसे काउंट होता है। तो वो जो थ्रेशोल्ड था, उसमें जो पेनल्टीज़ काउंट होती थी, वो कुछ 17 स्केल में पेनल्टीज़ हुई हैं, तो आगे उसकी 19 में प्रमोशन है, तो वो 17 की, 18 की, वो सारी उसकी 19 की, 20 पूरे करियर तक वो तकरीबन साथ रहती थी। लेकिन इसकी पॉज़िटिव चीज़ ये है कि इसमें जो पिछली पेनल्टीज़ हैं, यानी 17 से 18 में चला गया वो पर्सन, तो उसकी जो 17 की पेनल्टीज़ हैं वो काउंट नहीं होंगी आगे 19 में प्रमोशन के लिए। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। 18 में अगर कोई पेनल्टीज़ हुई हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 में जाना है तो 18 की पेनल्टीज़ काउंट काउंट होंगी, 17 स्केल की पेनल्टीज़ काउंट नहीं होंगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। उसके साथ-साथ इसके कुछ नेगेटिव साइड्स को भी डिस्कस करते हैं कि सेंश्योर, पहले वाली पॉलिसी में सेंश्योर के मार्क्स कटते थे 1.5, तो यहाँ पे सेंश्योर के मार्क्स 3 हो गए हैं। यानी माइनर पेनल्टीज़ जितनी भी हैं, उनके 3 मार्क्स हैं और मेजर जो हैं वो उनके 5 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे एक और डिसिप्लिन पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था कि इसमें रिकवरी जो है वो मेजर हो गई है और रिडक्शन टू लोअर स्टेज जो है वो माइनर हो गई है। उसके अलावा एक और तब्दीली आई है, वो ये है कि जब भी 17 से 18 में जाने के लिए पहले थ्रेशोल्ड चाहिए होता था 50, अब वो 50 से बढ़ा के 60 कर दिया गया है। इसी तरह फिर सारे ही उसे इंक्रीज़ कर गए हैं 10 पॉइंट के साथ। मतलब 17 से 18 में जाने के लिए 60 चाहिए होगा, तो 18 से 19 में जाने के लिए 65 और 19 से 20 में जाने के लिए 70 और 20 से 21 यानी जीएम बनने के लिए 75। तो अब ये स्कोर जो है बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा प्रमोशन और अपग्रेडेशन में एक डिफरेंस होता है। प्रमोशन में किसी वेकेंट सीट के अगेंस्ट जो है पर्सन प्रमोट होता है, तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट प्लस पावर भी दोनों चीज़ें मिलती हैं। वो प्रॉपर सीट पे उसके इख्तियारात भी बढ़ते हैं। लेकिन जो अपग्रेडेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अपग्रेडेशन को अलग से डिस्कस करेंगे। जो पर्सन अपग्रेड होता है तो उसके साथ वो एडिशनल लफ्ज़ लगता है, एडिशनल। फॉर एग्जांपल कोई 17 स्केल में है तो अपग्रेड हुआ है, तो वो एडिशनल डिप्टी मैनेजर हो गया या एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हो गया। तो जो प्रॉपर प्रमोट होता है उसके लिए वर्ड एडिशनल नहीं लगता। तो अब हम देखते हैं इसको सरसरी सा इसको स्टार्ट से आज डिस्कस करते हैं, जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। जी, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी के नाम से है, तो इसका जो टाइटल है वो प्रमोशन पॉलिसी है। और इसका स्कोप जो है सारे रेगुलर एम्प्लॉइज जो है एक स्केल से लेके 20 एंड अबव, यानी 21-22 के लिए भी, जहां तक मतलब 21 तक ही होता है हमारे डिस्कोर्स में, तो ये 1 से लेके 21 तक अप्लाई होगी। उसके अलावा प्रमोशन बोर्ड्स में अच्छा एक होती है प्रमोशन और एक होती है सिलेक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड सिलेक्शन। जो स्केल 19 एंड 20 21 इनमें होती है सिलेक्शन,
और 17 और इवन 1 से लेके 18 तक जो है प्रमोशन होती है। तो ये सिलेक्शन बोर्ड है और सीनियर सिलेक्शन बोर्ड है और प्रमोशन बोर्ड है। जो प्रमोशन बोर्ड और सिलेक्शन बोर्ड में फ़र्क ये होता है कि प्रमोशन में सीनियरिटी कम फिटनेस जो है इसको मद्देनज़र रखा जाता है। जो सीनियर है उसको पहले प्रमोट किया जाता है। लेकिन जो सिलेक्शन है उसमें ये कोई नहीं है, उससे अगर जूनियर जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और उस चूज़ करना होता है बोर्ड ने, तो उसमें सिलेक्शन होती है। जिस तरह ये हमारे आर्मी चीफ साहबान की सिलेक्शन होती है, तो इनके लिए प्रमोशन नहीं, इनकी सिलेक्शन होती है। जो बड़े स्केल हैं उनमें सिलेक्शन होती है, जो छोटे स्केल हैं उनमें प्रमोशन होती है। 18 एंड बिलो प्रमोशन है एंड अबव 18 से अबव जो है वो सिलेक्शन होती है। उसके अलावा अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, प्रमोशन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड, ये सिलेक्शन बोर्ड या प्रमोशन बोर्ड जब भी बोर्ड कंडक्ट करते हैं तो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन किसको देते हैं? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनकी रिकमेंडेशन को वेट करती है, अप्रूव करती है, तो तब वो प्रमोट होते हैं। अदरवाइज प्रमोट नहीं हो सकते जब तक वेटिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी की ना हो। तो हर एक स्केल वाइज अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट होती है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल जो है वो बोर्ड के लिए ज़रूरी है। बोर्ड की रिकमेंडेशन जो है वो जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूव नहीं करेगी तो वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेशन कंडीशनली रिकमेंडेड। अच्छा, किसी इसमें ये हो सकता है कि किसी भी ऑफिसर की जो है ट्रेनिंग वो नहीं है फॉर एग्जांपल, तो बोर्ड जो है वो कंडीशनली रिकमेंड करता है कि ये जो ट्रेनिंग है इस पर्सन की नहीं है, तो ये सब्जेक्ट टू ट्रेनिंग कर देता है। तो और अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है, तो ये नोटिफाई हो जाए तब होगा। मतलब है वो उसकी जब प्रमोशन तब नोटिफाई होगी जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, जब भी जो भी कंडीशन लिखी होगी वो कंडीशन फुलफिल करेगा। ट्रेनिंग से एक एग्जांपल दी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर कोई रिकमेंडेशन में कंडीशन लिखी हुई है तो वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तो वो नोटिफाई यानी प्रमोट नहीं हो सकेगा। उसके बाद है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो रिकमेंडेशन को अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिमांड कर सकती है। ये रिमांड यानी वापस कर सकती है कि इसको रिव्यू करो, इसको देखो, रिमांड में ये आएगा। रिजेक्ट कर सकती है, अगर वो एग्री नहीं करती रिजेक्ट कर देती है या अप्रूव कर देती है। ये 3 कंडीशंस आती हैं। अगर वो रिजेक्ट या रिमांड करती है तो उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रीजन देने होंगे कि इसको रिजेक्ट क्यों किया है। जो रिकमेंडेशन दी गई थी बोर्ड की तरफ से, उसको अगर रिमांड किया है तो तब भी रीजन बताने होंगे कि इसमें ये फ्लॉज हैं, ये आप इनको दूर करें। और रिजेक्ट किया है तब भी रीजन देना होगा। नॉट एक्चुअलाइज रिकमेंडेशन। अगर रिकमेंडेशन हुई है और वो एक्चुअलाइज्ड इंप्लीमेंट नहीं हुई तो इसके लिए जो है ना आफ्टर 1 ईयर वो लैप्स कर जाएंगी। फिर दोबारा से रिकमेंडेशन जो है बोर्ड को बोर्ड सबमिट करेगा और अगेन उस पे काम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी एम्प्लॉय जो है कब एलिजिबल होगा, तो ये हर एक पोस्ट की एक प्रिस्क्राइब्ड लेंथ ऑफ सर्विस है कि इतनी सर्विस होगी। 17 में अगर कोई ऑफिसर डायरेक्ट आता है तो उसके लिए 5 ईयर के बाद वो जो है वो 18 में प्रमोट होने के लिए यानी 5 ईयर उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस है। तो हर एक की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद वो एलिजिबल होगा। उसके बाद डीपीई डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम, अगर ये है, ये होता है 17 से 18 में जाने के लिए और 18 से 19 में जाने के लिए। इसके ऊपर नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेनिंग ही होती है। तो डीपीई जो है उससे नीचे भी होता है, हर एक प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है। तो डीपीई डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम जहाँ पे जरूरी है जिस पोस्ट के लिए, तो वो पास होना जरूरी है।
डीपीटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग, तो मैंडेटरी ट्रेनिंग जो होती है, जिस तरह हमारी जो गेपको है, इसमें ऑफिसर्स की बात करें तो जो टेक्निकल ऑफिसर हैं उनकी दो तरह की ट्रेनिंग होती हैं, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है। तो जो दूसरे नॉन टेक्निकल हैं उनकी सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग। तो इन जो मैंडेटरी ट्रेनिंग जितनी भी हैं उनका होना जरूरी होता है, तब एलिजिबल होगा। वन फुल ईयर पर फॉर सुपरसीडेड। अच्छा, सुपरसीडेड सुपर सेशन को हमने बड़ी डिटेल से देखा था। सुपरसीड वो आगे रीजन पढ़ेंगे कि कौन कौन ऑफिसर हो सकते हैं। कोई भी ऑफिसर अगर सुपरसीड हो जाता है तो वो अपनी सीनियरिटी लूज कर जाता है। अगर किसी बोर्ड में कोई ऑफिसर सुपरसीड हो गया है तो फिर वो नेक्स्ट बोर्ड में 1 ईयर पर अर्न करने के बाद वो कंसिडर होगा। यानी उसने 1 साल जो है वो अब परफॉर्म करना है, एक पर और पूरा फुल ईयर की पर अर्न करनी है, तो तब वो नेक्स्ट बोर्ड में कंसिडर होगा। अच्छा, एक होता है सुपर सेशन या सुपरसीड होना और दूसरा होता है डेफर। तो आज हम डेफर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सुपरसीड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो किन किन वजह से वजूहात हैं, कौन कौन सी जिनकी बिना पे जो है कोई भी ऑफिसर जो है वो बोर्ड में डेफर हो सकता है। तो पहली वजह जो है इसमें ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, अगर वो मीट नहीं कर रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो बोर्ड उसे डेफर कर सकता है। अगर उसकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग नहीं है, तो जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं वो उसकी नहीं है, उसने नहीं की हुई, तो तब भी बोर्ड उसे रेफर कर सकता है। और पर जो होती हैं ये जरूरी होती हैं, उसने अगर पर सबमिट नहीं की। मैं साथ साथ बताता चलूं, बोर्ड में 40% जो है या 40 मार्क्स कह लें, 40% जो है वो पर के मार्क्स होते हैं, और 30 मार्क्स कह लें या 30% कह लें वो बोर्ड के पास होते हैं, इंटरव्यू जो करते हैं, और 30 मार्क्स ट्रेनिंग के होते हैं। तो ये पूरे 100 मार्क्स हैं। 100 में से हमने 60 लेने हैं 17 से 18 में जाने के लिए, और 65 लेने हैं 18 से 19 में, और 70 19 से 20, और 75 20 से 21 में। तो पर जो है इनका 40% यानी 40 मार्क्स, 40% की वेटेज है 100 के अंदर। तो अगर कोई भी ऑफिसर पर जो है वो सबमिट नहीं करता, तो इस बिना पे भी वो डेफर हो सकता है। उसके बाद है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बोर्ड देखता है कि ये जो है ऑफिसर है, इसका रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट है या सही नहीं है, अभी पूरा नहीं है। बोर्ड कंसिडर करता है कि इसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो तब भी इस बेस पे भी बोर्ड जो है वो ये रीजन भी रिकॉर्ड करके डेफर कर सकता है कि इसका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। बोर्ड चाहता है कि ऑफिसर की परफॉर्मेंस को फर्दर वॉच करें, उसके लिए वो टेन्योर भी लिखेगा। ये टेन्योर जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा एज पर पॉलिसी, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो बोर्ड जो है किसी ऑफिसर को भी उसकी मजीद उसकी परफॉर्मेंस को वॉच करना चाहता है, तो वो 1 साल के लिए कर सकता है, और इस बेस पे फिर वो डेफर कर देगा कि अभी इसकी परफॉर्मेंस जो है ना इसको मजीद वॉच करना है। अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। एक चीज इसमें बड़ी न्यू है मेरे लिए, तो ये न्यू है, और ये पहले हमने नहीं देखी, इस पॉलिसी में ये चीज भी न्यू है। अ, अगर इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है ऑफिसर के खिलाफ, और वो पुरानी है, ओल्डर देन 1 ईयर, 1 ईयर पुरानी है, और उसमें डिले जो है वो ऑफिसर ने नहीं की, वैसे ही अथॉरिटी सुन ही नहीं रही, तो ऐसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है बोर्ड के लिए बार नहीं है, उस ऑफिसर की प्रमोशन के लिए बार नहीं हो सकती। उनकी उस प्रोसीडिंग का हवाला दे के उसको डेफर नहीं कर सकते जो 1 साल पुरानी है, 1 साल से ज्यादा अरसे से पुरानी है, यानी मोर देन 1 ईयर। और उसमें जो डिले है वो अथॉरिटी खुद ही नहीं सुन रही, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और उसके अलावा ऑफिसर अगर डेपुटेशन पे है,
लोकल फॉरेन डेपुटेशन पे मोर देन 1 ईयर 1 साल से डेपुटेशन पे गया हुआ है और उसने 1 साल हो गया है कंपनी में कोई परफॉर्म नहीं किया, तो तब भी उसे इस रीज़न की बिना पे भी डेपुटेशन पे गया हुआ है तो उसे इस रीज़न पे भी डेफर किया जा सकता है। अगर उसकी एक्स पाकिस्तान लीव है और ये ना जो प्रमोशन है ना उसमें एक बात को मद्देनज़र रखा जाता है, वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर है, 1 साल जो है उसने परफ़ॉर्म किया है या ये साल पूरा अगर किसी का खाली चला गया ना 1 साल, साल लीव पे है, चाहे विद इन पाकिस्तान है, चाहे एक्स पाकिस्तान लीव है, आउट ऑफ कंट्री है, डेपुटेशन पे है, मोर देन 1 ईयर अगर मोर देन 1 ईयर उसने कंपनी में कोई परफ़ॉर्म नहीं किया, तो देन उसकी प्रमोशन जो है वो डेफर की जा सकती है क्योंकि 1 साल से उसने परफ़ॉर्म नहीं किया, अब उसे 1 साल की पर अर्न करना होगी। ये नीचे जो नेक्स्ट है ना 1 ईयर लीव, इसका यही मतलब है कि मोर देन अगर 1 साल उसकी लीव हो गई है, तो उसने अब जो है वो इस बिना पे डेफर किया जाएगा कि उसने जो है वो पर अर्न नहीं की। तो अगर डेपुटेशन पे बंदा गया हुआ है और वहाँ से वापस आया है, तो अभी उसने साल 1 आया हुआ है लेकिन उसने पर अर्न नहीं की, तो तब भी वो डेफर किया जा सकता है। पहले उसने 1 साल की पर अर्न करनी है, तो फिर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई इंक्वायरी उसके खिलाफ पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन बाय नैब, एफआईए, एंटी करप्शन की तरफ से कोई पेंडिंग है इंक्वायरी, अच्छा, इसमें भी एक नई चीज़ है। अगर कोई क्वेरी वहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में ये था कि वो 1 ईयर अगर 1 साल से ज़्यादा उसकी प्रोसीडिंग जो है ना ओल्डर हो जाए और उसका कॉज़ ऑफ डिले वो खुद ना हो, तो फिर वो ऐसी प्रोसीडिंग जो है वो बार नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर 3 साल से ज़्यादा कोई केस पेंडिंग है नैब में, एफआईए में और ऑफिसर जो है वो उसको डिले नहीं कर रहा, तो ऐसी जो है वो नैब की कोई प्रोसीडिंग या इंक्वायरी जो है वो ऑफिसर की प्रमोशन में बार नहीं होगी। ये पहले वाली पॉलिसी में ये दोनों चीज़ें नहीं थी। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है उसके हवाले से भी ये टाइम लिमिट नहीं दी हुई थी और जो ये थी एफआईए, नैब वगैरह इसके लिए भी नहीं थी। ये दोनों चीज़ें इस पॉलिसी में नहीं है। अगर प्रीवियस 5 ईयर के लिए एनुअल डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करता कोई भी एम्प्लॉयी तो उसको भी डेफर किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह जी ये तो हमने इसका स्टार्ट जो है इनिशियल जो है डिस्कस किया है। तो बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह सुपरसीड होता है और इसमें हम देखेंगे थ्रेशोल्ड जो है ना वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत मसाइल हैं ऑफिसर को आइडिया नहीं होता कि हमारे स्कोर जो हैं वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं। ये 60 जो बन लेने होते हैं ये कैसे बनेंगे? तो इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतनी नहीं बहुत ईज़ी है। बस हम अवेयर नहीं होते। तो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं थ्रेशोल्ड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।